हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक दूसरी इकाई का, जिसका नाम है दो लघु कथाएं। और ये पूरक पठन है और जिसको लिखने वाली हैं लेखिका नरेंद्र कौर छाबड़ा। इन्होंने इस दो लघु कथा में दो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसको आपके सामने पेश किया है। दो घटनाएं हैं, कम से कम शब्दों में उन्होंने बताया है। तो शुरू करते हैं पहली लघु कथा से, जिसका नाम है कंगाल। और कंगाल का मतलब होता है जो व्यक्ति गरीब होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसे कंगाल बोला जाता है। यहाँ पे इस कंगाल से इस लघु कथा में, पहले लघु कथा में आप क्या समझ पाओगे, यही आपको ध्यान देना है। तो देखिए क्या लिखा है कि इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। मतलब इस साल बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण मतलब बहुत ज़्यादा भयानक। मतलब इस वर्ष, इस साल, बाकी साल तो पड़ते भी थे, लेकिन इस साल बहुत ही ज़्यादा भयानक गर्मी पड़ रही थी। तो भीषण का मतलब भयानक है। उसके बाद क्या लिखा कि दिन तो अंगारे से तपे रहते थे। अगर दिन की बात करें, रात को छोड़कर अगर दिन की बात करें, तो वो अंगारे से तपे रहते थे। अंगारे मतलब गर्म, या गर्मी से वो एकदम तपे रहते थे। तपना मतलब एकदम जलते रहना। तो दिन की ये हालत थी कि वो अंगारे से तपे रहते थे। अब अगर रातों की बात करें तो क्या लिखा कि रातों में लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। तो रात में अगर कुछ सोचा जाए कि हाँ अब शांति मिलेगी गर्मी से, तो रात का तो जो मामला है वो और भी अलग था। उसमें लू होता था, और लू का मतलब गर्म हवा। अगर रातों को अगर हवा भी चलती थी तो वो गर्म होती थी और उमस होती थी। देखिए, अगर गर्म मतलब हवा अगर ना चले तो उमस मतलब हवा न चलने से होने वाली गर्मी। अगर हवा चलती भी थी तो लू जैसी थी, मतलब गर्म हवा चलती थी। और अगर हवा किसी वजह से बंद होती है तो उमस हो जाता था, मतलब हवा के न होने से जो गर्मी होती थी वो। तो इन दोनों से चैन नहीं मिलता था, मन को सुकून नहीं मिलता था, शांति नहीं मिलता था। तो आगे क्या लिखा कि सोचा, तो ऐसा सोचा गया कि इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। तो इतना ज़्यादा गर्मी, जहाँ पे दिन भी बेकार है और रात का मामला भी एकदम ज़्यादा ही ख़राब है। तो यहाँ पे लिखा कि फिर सोचा गया, ऐसा विचार किया गया कि ये जो लिजलिजे है, लिजलिजे मतलब पिलपिला, मतलब दिन भर का जो पीला पीलापन समझिए, धूप की जो रोशनी से, जो गर्मी से जो पूरा पीला पीलापन है वो, और घुटन भरे और दम घुटने जैसा, गर्मी से जो दम घुटता है, ऐसे मौसम, इस मौसम को इस तरह बताया गया कि वो लिजलिजा है और घुटन भरा है। तो ऐसे मौसम से अगर राहत पाना है, निजात पाना है, छुटकारा पाना है, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ दिन यहाँ से हटना पड़ेगा। तो कुछ दिन हम क्या करते हैं, पहाड़ों पर बिता आए। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं और पहाड़ों पे चलते हैं और वहाँ पे कुछ दिन बिता आए, जहाँ पे हमको गर्मी थोड़ी सी कम हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा, देखिए अगले सप्ताह मतलब नेक्स्ट वीक ही, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। और फिर हम लोगों ने क्या किया, पर्वतीय स्थल मतलब माउंटेनियस रीजन, तो पहाड़ों वाला जो जगह होता है, स्थल मतलब जगह, वहाँ की यात्रा के लिए निकल पड़े। वहाँ पे हमने अपना सवारी निकाला। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। और जब हम पर्वतीय स्थल पर पहुँचे तो 2-3 दिन जब हम रहे तो हमारे मन को सुकून मिला, मतलब शांति मिला, और सुकून सा महसूस होने लगा, मतलब ऐसा फील होने लगा, ऐसा अच्छा लगने लगा कि हाँ यहाँ पे आके शांति मिला, उस गर्मी से छुटकारा मिला। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, एक हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की निर्वता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने। फिर आगे लिखा कि मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। मतलब हमारा जो मन बदल गया, जो हम परेशान से जो एक सुकून की ज़िंदगी पाए, सुकून का पल पाए, तो उस बदलाव के लिए इतनी घटनाएं पर्याप्त थी। पर्याप्त मतलब काफ़ी थी। तो वो कौन कौन सी घटना थी? सबसे पहला था कि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ का जो नेचर का ब्यूटी था वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था। फिर आगे क्या लिखा कि हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े। और वहाँ पे जो हरे भरे पहाड़ थे, मतलब जो हरियाली, जो पहाड़ों के ऊपर पेड़ पौधे से जो दिखाई दे रही थी, वो गर्व से, अभिमान से सीना ताने खड़े थे, मतलब बगैर किसी से डरे वहाँ पर खड़े थे। तो इसको देख के भी उनका मन में बदलाव आया, ये देख के उनके मन में बदलाव आया, मतलब उनका मन हल्का हो गया, अच्छा लगा उनको। तीसरा क्या बताया कि दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, वहाँ के जो वृक्ष थे, पेड़ जो थे, वो अपने बड़प्पन को बता रहे थे कि हम कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हैं।
तो वो देख के भी अच्छा लगा। पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ तक है तो इसको देखिए कि पहाड़ों की नीरवता में मतलब उन पहाड़ों की नीरवता में मतलब एकांतता में, शांति में, क्योंकि वहाँ पे कोई आवाज़ तो नहीं होगा, तो उन पहाड़ों की नीरवता में, एकांत में, शांति में हल्का सा शोर कर। तो कोई तो था जो हल्का सा आवाज़ कर रहा था, शोर मतलब आवाज़ कर रहा था, तो वो अपने हल्के से आवाज़ को करके अपना अस्तित्व, अपना प्रेजेंस कि मैं भी हूँ वो सिद्ध कर रहा था, मतलब साबित कर रहा था कि मैं भी वहाँ पे हूँ। और वो कौन था? वो था झरने। मतलब उस एकांत पहाड़ों के दरमियान में बीच में कहीं तो एक झरना बह रहा था और वो अपने वो हल्का सा आवाज़ कर रहा था और उस आवाज़ से वो ये बताना चाहता था कि मैं भी यहाँ पे प्रेजेंस हूँ, मेरा भी कोई अस्तित्व है। और इन सभी के कारण हमारा जो मन है उसको बदलने के लिए ये सब चीज़ पर्याप्त है। मतलब इन सभी के वजह से हम वहाँ पे सुकून से अपने जो दिन थे वो बिताने लगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा कि उस दिन शाम के वक्त, फिर किसी दिन में या उसी दिन की बात करिए जो पीछे बताया गया, तो उस दिन इवनिंग में, शाम के वक्त झील के किनारे, एक तालाब के किनारे टहल रहे थे, यानी घूम रहे थे। और फिर आगे क्या लिखा कि एक भुट्टे वाला, तो भुट्टे वाला मतलब भुट्टा बेचने वाला, और भुट्टा ये हो गया, आपको पता है ये सारी ये चीज़। तो एक भुट्टे वाला आया, तो उनके पास में एक भुट्टे वाला आया और बोला, और उन्होंने उस भुट्टे वाले ने कहा, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। तो उस भुट्टे वाले ने बोला कि साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मतलब अभी अभी भूनूंगा और उसमें जो भी नमक और नींबू जो मसाला होता है वो लगा कर दूंगा। तो फिर देखिए क्या लिखा कि सहज ही पूछ लिया। तो साहब ने सहज ही पूछ लिया, मतलब सीधे ही पूछ लिया कि कितने का है? तो कितने का है? तो भुट्टे वाले ने बोला कि 5 रुपये का। तो साहब जी ने बोला कि क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? मतलब एक भुट्टे का कीमत 5 रुपया? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है। तो साहब जी ने बोला कि तुम 5 रुपये में बेच रहे हो, हमारे शहर में अगर देखोगे तो वहाँ पे 2 रुपये में एक मिल जाता है, तुम 3 ले लो। तुम एक काम करो, 1 रुपये और ज़्यादा ले लो हमारे शहर की कीमत से और 3 रुपये ले लो और मुझे दे दो। तो भुट्टे वाले ने बोला कि नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। मतलब अगर 5 से कम आप बोलोगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा, मुझे नहीं मतलब परवड़ेगा। तो यहाँ पे यही समझना है कि अगर आप किसी भुट्टे वाले को या किसी भी इंसान को, किसी भी दुकानदार वाले को अगर कोई कीमत बोलते हो और वो उस कीमत पे नहीं देता है, नहीं दे सकता है, तो आप समझ जाओ कि वो फिर फ़ायदा नहीं कमा पा रहा है। लेकिन अगर हम 100 रुपये बोलते हैं, अगर दुकानदार 100 बोलता है, आप बोलते हो कि नहीं 80 रुपये में, दुकानदार बोलता है कि हाँ ठीक है 80 रुपये में ले जाओ, तो आप समझ जाइए कि उसने पहले से ही दाम को इस तरह बढ़ा के रखा है कि वो समझ सकता है कि सामने वाला कितना कम करेगा। पर अगर कोई नहीं दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वो बिल्कुल कम नहीं कर सकता है, तो रहने दो। तो साहब ने बोला कि ठीक है रहने दो, मत दो, कोई बात नहीं। हम आगे बढ़ गए, तो साहब जो भी थे उनके साथ में वो लोग आगे चले गए। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, एकाएक पैर ठिठक गए। तो फिर क्या लिखा कि अचानक, एकाएक मतलब अचानक, पैर ठिठक गए। ठिठक गए मतलब रुक गए और मन में विचार आया। और साहब ने बोला कि मेरे मन में विचार आया, विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं। मतलब हमारे जैसे लोग जो जिनके पास पैसा है, उनका जो शौक़ है वो है पहाड़ों पर घूमना। हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, और अगर रुकते हैं तो अच्छे अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, और बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं और बिना दाम पूछे, दाम नहीं पूछते हैं और खर्च कर देते हैं। पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। लेकिन उसी गरीब, अगर उसी जगह पे कोई गरीब से कोई सामान लेना हो तो 2 रुपये के लिए हम क्या करते हैं, झिकझिक करते हैं, मतलब मोल भाव करते हैं, भाव ताव करते हैं। कितने कंगाल हैं हम, तो हम कितने कंगाल, मतलब हम तो अपने आप को कितना पैसे वाले समझते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी हकीकत समझ में आती है कि हम कितने गरीब हैं, कितने कंगाल हैं। फिर आगे क्या लिखा कि उल्टे कदम लौटा। मतलब इतना सोचने के बाद मैं रुका नहीं और पीछे की कदम लौटा। उल्टे कदम मतलब पीछे की तरफ जाना। तो उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। और फिर 20 रुपये में 4 मतलब 5 के हिसाब से बराबर 5-5 रुपये के हिसाब से उसने 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीदा और फिर चल पड़ा अपनी राह, अपने रास्तों पे। वो साहब जी ने बोला कि मैं चल पड़ा। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। अब जाके मेरे मन को सुकून मिला कि हाँ मैंने कुछ सही काम किया। तो ये था आपका पहला लघु कथा, जिसमें लेखिका ने क्या बताया वो देख लेते हैं।
तो लेखिका नरेंद्र कौर छाबड़ा, उन्होंने प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों में, मॉल में, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले, बस इतना ही होता है, चले आते हैं। इसके उलट और इसका उल्टा जब हम रेडी वालों से, मतलब ये फुटपाथ वालों से, फेरी वालों से जो घूम फिर के बेचते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, जब उनसे हम सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए, मतलब हमें ये सोच से बचना चाहिए कि अगर गरीब कुछ दाम बोला है तो दे देना चाहिए। अगर बेवजह हम बाकी जगह पे पैसे फजूल खर्च कर देते हैं तो उस गरीब के ने जितने भी दाम बोले उतने पे अगर दे देते हैं तो हो सकता है कि उससे अच्छा लगे। तो ये आपका पहला लघु कथा था जिसका नाम था कंगाल। अब चलते हैं इनके दूसरे लघु कथा पे जिसका नाम है सही उत्तर, मतलब सही जवाब, एक सही आंसर। तो क्या है देखते हैं इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। तो लेखिका बताती हैं किसी व्यक्ति के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में ये बताती हैं कि वह व्यक्ति अब तक कितने ही स्थानों पर, मतलब अब तक कितने ही जगहों पर नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए आवेदन कर चुका था, मतलब अप्लाई कर चुका था। अपने जॉब के लिए उसने बहुत जगह पे एप्लीकेशन डाल दिया था या अप्लाई कर चुका था। साक्षात्कार दे चुका था। एप्लीकेशन के बाद क्या हुआ, साक्षात्कार भी दिया उसने, मतलब इंटरव्यू भी दिया। बहुत जगह पे गया, उसने अप्लाई किया, कहीं पे उसको बुलाया गया तो उसने इंटरव्यू भी दिया। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। और उसके पास जो प्रमाण पत्र थे, जो सर्टिफिकेट थे, जो रिजल्ट्स थे, जो कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स थे, उनको मिलाकर जो उसने फाइल बनाए थे, उन फाइलों को देखने के बाद भी उन फाइलों से उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस फाइल ने भी उसे सफलता न दिलाई, उसमें भी वो नाकामयाब हो रही। वो फाइल मतलब वो कागज़ के जो टुकड़े थे, जो अच्छे अच्छे उसकी जो अचीवमेंट्स थे, उससे भी उसे कोई मतलब कामयाबी नहीं मिली। हर जगह भ्रष्टाचार, क्योंकि हर जगह एक ही चीज़ था, भ्रष्टाचार, करप्शन। रिश्वत का बोलबाला होने के कारण, मतलब रिश्वत लेना, घूस लेना, घूस देना, इसका इतना ज़्यादा बोलबाला था, इतना ज़्यादा उपयोग था, वहाँ पे यूज़ हो रहा था कि उसके कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। योग्यता मतलब उसका क्वालिफिकेशन, जितनी एलिजिबिलिटी थी वो अच्छी खासी थी, उसके बावजूद, उसकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पाता था, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। जहाँ पे भी जाता था बस भ्रष्टाचार की वजह से, इतना उसका क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उसको लोग सेलेक्ट नहीं करते थे, तो वो क्या हो गया था, हर जगह पे जा जाकर अब वह निराश हो गया था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। ये जो भ्रष्ट, जो करप्ट सामाजिक व्यवस्था है, सोशल ऑर्डर, मतलब समाज में जो कायदे कानून भ्रष्ट वाले हैं, उसको कोसने के सिवा, उसको सिर्फ घृणा की नज़र से देखने के सिवा उसके वश में कुछ नहीं था, उसके काबू में और कुछ नहीं था, उसके कंट्रोल में और कुछ नहीं था, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। चलिए अब आगे देखते हैं। आज फिर से उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, मतलब आज एक दिन और है जहाँ पे उसको फिर से इंटरव्यू देने के लिए जाना है। फिर से वही साक्षात्कार का मतलब है। अब तक देश प्रेम, तो अब तक क्या था, देश के प्रति प्रेम था, नैतिकता था, मतलब एक अच्छा व्यवहार जो उसका था, शिष्टाचार, उसके जो अच्छे अच्छे मैनर्स थे, ईमानदारी आपको मालूम है, पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था। मतलब अब तक उसने देश प्रेम के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, शिष्टाचार के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर उसका जो तर्कपूर्ण विचार था, उसका जो लॉजिकल विचार था, रीजनिंग का था कि ये सही है, वो गलत है, वो सही है, ये गलत है, ऐसे विचारों से जो बड़े विश्वास से वो रखता आया था। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। मतलब इतना सत्य का साथ देने के बाद भी उसके पास अभी तक कोई सफलता नहीं आई थी, कोई सक्सेस नहीं आया था, अभी तक हमेशा उसके पास असफलता ही आई थी। अभी वो जा ही रहा है इंटरव्यू के लिए। आगे क्या लिखा है, साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा। तो इंटरव्यू के लिए आए उपस्थित लोग जो आए थे उसमें से एक जो, मतलब इंटरव्यू लेने के लिए, मतलब प्रतिनिधि मंडल मतलब इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यू आपका लेने वाले हैं, तो वो जो पूरा मंडल था, मतलब एक नहीं थे, और भी लोग थे, तो वो जो पूरा मंडल था, वहाँ पे जो प्रेजेंट प्रतिनिधि लोग थे, उसमें से एक अधिकारी ने, एक ऑफिसर ने जो इंटरव्यू लेने वाला था, उसमें से एक सवाल उसने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो
जिस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है उससे सवाल पूछा कि आप बताइए कि आपका भ्रष्टाचार के बारे में क्या आपकी राय है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। तो उसने बोला कि भ्रष्टाचार, क्योंकि अभी उसको हमेशा असफलता ही मिली है, तो इस बार उसने सीधा ओपनली बोलना शुरू कर दिया है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। जिस तरह अगर लकड़ी में घुन लग जाए तो वो पूरे लकड़ी को सड़ा के कमज़ोर कर देती है, अनाज में अगर वो घुन लग जाए तो पूरे अनाज को खराब करके बर्बाद कर देती है, उसी तरह भ्रष्टाचार भी एक कीड़ा है जो घुन की तरह पूरे देश को क्या कर रहा है, वो खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है और इस भ्रष्टाचार के कीड़े ने पूरा जो सामाजिक व्यवस्था है, जितने भी कायदे कानून है, उसको चिंताजनक स्थिति में लाके पहुंचा दिया है। चिंताजनक मतलब गंभीर, और घुन मतलब एक छोटा सा कीड़ा, एक गंभीर एक क्रिटिकल सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया पूरे देश में। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है, और अगर मैं सच बोलूं अभी भी तो ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये पूरे देश के लिए एक धब्बा है, कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। तो ये जवाब सुनने के बाद अधिकारियों के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई और उत्सुकता छा गई, मतलब क्यूरियोसिटी कि हाँ और क्या बोलना चाहता है ये इंसान, सुनना है हमें, ये कुछ तो अच्छा बोल रहा है। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। वो जो तर्क कर रहा था, जो अपना रीजनिंग बता रहा था, उसमें उन्हें रुचि महसूस होने लगा, मतलब उन्हें इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ ये कुछ तो सही बात बता रहा है। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, तो जो दूसरा ऑफिसर था उसने भी अपना सवाल प्रेजेंट किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं। तो अब उस व्यक्ति के सामने दूसरा प्रश्न था कि रिश्वत को आप क्या मानते हो, रिश्वत को आप किस तरीके से देखते हो। तो अब उसके आगे का जवाब देखिए, यह भ्रष्टाचार की बहन है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ये तो भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। यहाँ तक सुनते पहले कि उस व्यक्ति ने बोला कि जो भ्रष्टाचार, जो रिश्वतखोरी है, वो भ्रष्टाचार की एक बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर, मतलब खास जो अच्छे दिन आते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन हो गया, शादी ब्याह हो गया, तो उस पर हम क्या करते हैं, अपने प्रियजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली के लोगों को, परिचितों को, जान पहचान के लोगों को, मित्रों को, दोस्तों को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही। इसका जो स्वभाव है, किसका स्वरूप मतलब स्वभाव किसका, रिश्वत का, मतलब रिश्वत का भी नेचर जो है वो कुछ इसी तरह है, वो भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। लेकिन मतलब हाँ, एक फ़र्क है कि उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब जब हम गिफ्ट अपने प्रियजनों को, अपने परिचितों को, मित्रों को देते हैं, तो हम उनसे कुछ चीज़ देते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं। जैसे हमने गिफ्ट दिया तो सामने से भी हमको कभी न कभी किसी न किसी अवसर पे गिफ्ट मिलता है। तो हम अपने खुशियों को बांटते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। शादी ब्याह में हम कर्तव्य पूरा करते हैं, जन्मदिन पे और अच्छे और बाकी के कोई भी मुख्य अवसर पे हम खुशियाँ बांटते हैं, हमको मिलता है। तो ये चीज़ होता है उपहार को लेके। गिफ्ट को लेंगे तो ये सारी चीज़ें होती है कि हम खुशियाँ बांटते हैं और हमको बदले में खुशियाँ मिलता है। इससे अधिक कुछ नहीं, इससे अधिक उपहार को देने से हमको कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता। मतलब अगर आपने उपहार दिया है तो आपने सामने वाले को खुश किया है बस, और आपने अपने कर्तव्य को पूरा किया है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करते हो। लेकिन जबकि रिश्वत की बात अगर करते हैं तो ये क्या कर देता है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में कहाँ आपको पहुँचा देता है, अब ये व्यक्ति बताना चाहता है। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, अगर आपका कोई काम रुका है तो वो समझो पूरा होने वाला है। तो एक बात बताए कि रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, अगर कोई फाइल दब चुकी है, जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो दबी हुई फाइल। तीसरा लिखा है कि टलती हुई पदोन्नति, अगर आपकी पदोन्नति, आपका जो प्रमोशन होने वाला था वो टलने वाला है, वो किसी तरह रुकने वाला है, तो वो तीसरी चीज़। चौथी चीज़, रोकी गई नौकरी, अगर आपकी नौकरी को रुका दिया गया है, आपको नहीं मिलने वाला है वो नौकरी, तो चौथी चीज़ ये। और आदि और भी कोई चीज़ हो तो रिश्वत के वजह से इसके कारण, रिश्वत के कारण सफलता हासिल की जा सकती है। मतलब अगर
रिश्वत आप देते हो तो आपका रुका हुआ कार्य 100% पूरा होने वाला है। दबी हुई फाइलें आपकी बाहर ऊपर आ जाएंगी। आपका प्रमोशन टल रहा था तो प्रमोशन होना ही होना है। आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो आपको नौकरी मिलना ही मिलना है। अगर आप में कोई लायकी है या नहीं है, फिर भी आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी, वो कैपेबिलिटी, वो क्वालिफिकेशन हो ना हो, आपकी सारे काम जो है वो रिश्वत पूरा कर देता है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि देखो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर देता है, लेकिन रिश्वत अगर कोई बोले तो लोग बोलते हैं कि ये रिश्वत तो कलंक हो गया इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए। तो यहाँ पे व्यक्ति ने कुछ अलग अंदाज, अपने अंदाज को चेंज कर दिया, बदल दिया है। जिसके वो फेवर में रहता था उससे अलग हो गया और उससे बुरा लग रहा है कि इतने अच्छे काम करने के बाद भी तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि इसका जो सपोर्ट है मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मतलब कोई अगर बोले कि रिश्वत एक कलंक है तो मैं उसके सपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि इस बार वो व्यक्ति अलग ही बोल रहा है। इस बार वो तंग आ चुका है बार बार अपने तर्क के हिसाब से बोलने को। इस बार वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है कि जो लोग रिश्वत को कलंक मानते हैं मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा मेरा विचार है कि कलंक तो रिश्वत खोरी बिल्कुल भी नहीं है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। बस इतना कहा और तेजी से उस ऑफिस से वो बाहर निकल गया। जो इंटरव्यू का जो ऑफिस था वहाँ से बाहर निकल आया। क्यों निकल आया? क्योंकि जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, क्योंकि जानता था कि यहाँ पे भी मुझे सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी तक कहीं पे भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे उसको क्यों सेलेक्ट करेंगे। और इसी की वजह से उसने थोड़ा सा यहाँ पे अलग राय दिया और बिल्कुल बाहर बिंदास होकर निकला। और जानता था कि चयन तो नहीं होगा, कम से कम उन अधिकारियों को कुछ समझ में तो आएगा, तो वो बिल्कुल निकल गया आगे। और फिर देखिए क्या हुआ। पर लेकिन भीतर बैठे अधिकारियों ने, मतलब अंदर जो बैठे थे अधिकारी, जब वो बाहर आ गया, गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। फिर वो जो अंदर अधिकारी थे उन्होंने गंभीरता से एकदम सीरियसली विचार विमर्श किया, डिस्कशन किया और उसके बाद युवक के सही उत्तर, देखिए ये टॉपिक का नाम था, उसके सही उत्तर की दाद देते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए उसका चयन कर लिया। मतलब चुन लिया, उसे सेलेक्ट कर लिया, उसके जॉब के लिए उसको चुन लिया गया। अब देखिए क्या लिखा है कि आज वो व्यक्ति समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है। मतलब हो सकता है कि सत्य आप जो बोलते हो या सत्य का जो साथ देते हो तो कुछ समय तक आपको उसके बदले में कामयाबी नहीं मिलती होगी। तो ऐसा समझिए कि सत्य जो है वो कुछ समय के लिए निराश हो गया है आपसे, लेकिन हाँ परास्त नहीं है। मतलब वो पराजित नहीं हुआ है, हारा नहीं है। वो कभी ना कभी उस सत्य के बिना आपको सक्सेस जो है, सफलता जो है वो मिलना ही मिलना है। तो इसे लिया गया था मेरी चुनिंदा लघु कथाएं से। अब यहाँ पे इस लघु कथा से लेखिका क्या बताना चाहती हैं वो देख लेते हैं कि दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। मतलब बुरी तरह जवाब दिया है, हास्य व्यंग की तरह, हंसाते हुए समझिए, एक अलग अंदाज से। यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। यहाँ पे लेखिका ने ये बता दिया है, साबित कर दिया है कि सत्य का अगर आप पालन करते हो तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति बिल्कुल कर पाओगे और वो आपके लक्ष्य के प्राप्ति में आपको सहायता देगा। तो चलिए ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।